तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड एनी के साथ, जो कि यहाँ अभी हॉस्पिटल आई होती है। उसका बहुत पेट दुख रहा होता है और उसका डिलीवरी टाइम हो चुका होता है। तो नर्स जल्दी से उसे लेके जाने लगते हैं और डॉक्टर बच्चे के डैड को कांटेक्ट करने के लिए बोलती है। तो तुरंत ही एनी उसे बताती है कि मेरे बच्चे का कोई डैड नहीं है। डॉक्टर उसे जल्दी से सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड शियन को देखते हैं। शियन जो कि इतने टाइम से एनी को ढूंढ रहा होता है और वो सोचता है कि वो लड़की अभी तक मिली क्यों नहीं। फिर वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं एनी को किसी ने ड्रग दे दिया होता है और वो क्लब जाकर कह रही होती है कि क्या कोई मेरी हेल्प करेगा, मुझे किसी ने ड्रग दे दिया है। तभी यहाँ पर शियन ये सुन लेता है और अपने सभी गार्ड्स को बाहर जाने के लिए बोलता है और फिर एनी सीधा शियन के पास चली जाती है और वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो एनी कहती है कि तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन होंगी, तुम ये जान लो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों ही फिर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर अब यहाँ शियन के पास एनी का एक जेड पेंडेंट रह गया है जिसके ज़रिए ही वो उसे ढूंढ रहा है। तभी यहाँ शियन का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे बताता है कि बॉस वो लड़की मिल गई है जिससे आप ढूंढ रहे हैं। तो शियन पूछता है कि वो कहाँ पर है। असिस्टेंट बताता है कि बॉस वो हॉस्पिटल में बेबी बॉर्न कर रही है। ये सुनकर फिर शियन तो शॉक रह जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी का यहाँ डिलीवरी हो रहा होता है और तभी उसे कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम बीमार है। तो फिर एनी तो बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है। फिर शियन हॉस्पिटल के बाहर पहुँचता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या ये बेबी उसका है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस टाइम के हिसाब से तो ये आपका ही बेबी होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि एनी अपने बेबी को अच्छे से देखने के बाद उसे नर्स को दे देती है और कहती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो जब तक के लिए इसका ख्याल रखना, मैं वापस आती हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। और तभी उसी वक्त शियन अपने सारे लोगों के साथ यहीं पर ही आ रहा होता है और वो और एनी एक दूसरे को देख भी नहीं पाते और एनी तो यहाँ से चली जाती है। और फिर जब शियन यहाँ वार्ड में आता है तो वो नर्स से बताता है कि मैं इस बच्चे का डैड हूँ और इस बच्चे की मॉम कहाँ पर है। तो नर्स बताती है कि वो तो अभी यहाँ पर किसी काम से चली गई। शियन ये सुनकर शॉक होता है और फिर उसके गार्ड्स एनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और फिर शियन इस बच्चे को देने के लिए बोलता है और बताता है कि मैं इस बच्चे का डैड हूँ। तो नर्स मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि पहले डीएनए टेस्ट करवाओ। तो शियन डीएनए टेस्ट के लिए हाँ बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी यहाँ पर अपने घर पहुँचती है और तभी उसे पता लगता है कि उसकी मॉम तो अब मर चुकी है और उनका यहाँ फ्यूनरल चल रहा है। तभी यहाँ पर मेड्स उसका पेट देखकर कहने लगती है कि मिस आपकी डिलीवरी हो गई। फिर एनी तो यहाँ रोने ही लग जाती है और उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है कि तुम अपना मुंह लेकर यहाँ तक पहुँच गई। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम इतनी गुस्से में थी और वो मर गई। तुम्हारी वजह से तुम्हें तो ये तक नहीं पता था कि तुम्हारा ये नाजायज़ बच्चा किसका है। पता नहीं तुम जैसी शेमलेस लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है। तो फिर एनी कहती है कि आप अपना सारा इल्ज़ाम मुझ पे नहीं डाल सकते। और हाँ, मेरी मॉम मुझ पर नहीं गुस्सा थी बल्कि वो आप पर गुस्सा थी और उनका ये हाल आपकी वजह से हुआ है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मैंने आखिर तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया। एनी कहती है कि अब आप एक्टिंग मत करो, मेरी मॉम आपके बारे में सब कुछ जान चुकी थी। तो फिर एनी के डैड कहने लगते हैं कि मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं तुम्हारी मॉम के लिए बहुत ही लॉयल था। एनी कहती है कि अच्छा, बहुत ही लॉयल थे। फिर वो गार्ड से बोलकर अपने डैड की मिस्ट्रेस और उनके नाजायज़ बेटे को यहाँ पर बुलवाती है। तो एनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि ये लोग इनोसेंट है और अपनी मॉम की मौत का इल्ज़ाम तुम इन पर नहीं डाल सकती। एनी कहती है कि ये आपकी मिस्ट्रेस है और ये आपका नाजायज़ बेटा है और आप इन्हें इनोसेंट नहीं कह सकते। तो फिर उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला। एनी कहती है कि कैसे पता लगता, आपकी इस मिस्ट्रेस से खुद ही बताइए और इसने ही मेरी मॉम को प्रवोक करी है और उन्हें मजबूर करी है कि उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। तो फिर ये सुनकर एनी के डैड शॉक होते हैं और मिस्ट्रेस से कहने लगते हैं कि ये क्या है। तो फिर वो तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं बताई थी, उसे खुद ही सब पता लग गया और हाँ, अब तो वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, अब मैं उसे उसके नाम से बुलाऊंगी। एनी सुनकर गुस्सा होती है और तुरंत ही से थप्पड़ लगाती है। तो फिर एनी का स्टेप ब्रदर उसे चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी मॉम कैसे मार नहीं सकती। तो एनी कहती है कि मैं तो तुम्हारी मॉम की जान भी ले लूँगी। फिर एनी का स्टेप ब्रदर उसके डैड से कहने लगता है कि डैड, आपको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारी साइड लेनी चाहिए। अरे डैड कुछ कह ही नहीं रहा होता है। तो फिर मिस्ट्रेस कहने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म है, तुम अपने बेटे तक की साइड नहीं ले रहे हो, ये तुम्हारा इकलौता बेटा है। फिर एनी भी अपने डैड को चिल्लाने लग जाती है कि इसे आप मेरी मॉम के लिए लॉयल होना कह रहे थे, आपने तो उनके साथ सबसे बुरा किया है। तो फिर एनी के डैड उसे समझाने लगते हैं कि ये टाइम नहीं है गुस्सा होने का, देखो अभी तुम्हारी मॉम का फ्यूनरल अच्छे से हैंडल करते हैं ताकि तुम्हारी मॉम की आत्मा को शांति मिल सके। एनी कहती है कि अच्छा, मेरी मॉम की आत्मा को आपको शांति दिलवानी है तो आप अपनी इस मिस्ट्रेस और बेटे से बोलो कि ये मेरी मॉम के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगे। तो फिर एनी के डैड उसे कहते हैं कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो,
मैंने तो बस वही मिस्टेक करा हूँ जो हर मैन करते हैं, और तुम्हें इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। फिर मिस्ट्रेस भी कहने लगती है कि हमने तुम्हारी मॉम का खून नहीं करा है, और वो कैसे मरी है ये हम नहीं जानते, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी एनी कह देती है कि बिना मेरी मॉम से माफ़ी मांगे मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो फिर मिस्ट्रेस एनी के डैड से कहती है कि देखो, इस लड़की ने हमारे हाथ भी बांध के रखी है और तुम्हें अब हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। तो एनी के डैड सोचते हैं कि इस चीज़ से जल्दी डील करने के लिए इसकी मॉम की बॉडी को यहाँ से दूर करना होगा। फिर वो तुरंत ही एनी की मॉम के सामने नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइफ उन्हें कंपेंसेट करेंगे। और एनी का असिस्टेंट इस मिस्ट्रेस और उसके बेटे को नील डाउन करवा कर उनसे माफ़ी मंगवाई लेता है। और फिर जब ये मिस्ट्रेस और उसका बेटा माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर एनी को खुशी मिलती है और वो सोचती है कि अब मेरी मॉम की आत्मा को ज़रूर शांति मिलेगी। तभी यहाँ मेड उससे पूछने लगती है कि मिस आपका बेबी कहाँ पर है। तो फिर एनी को ख्याल आता है कि हाँ, मेरा बेबी अभी भी हॉस्पिटल में है, मैं जा रही हूँ उसे पिक करने के लिए। और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम इन पर नज़र रखना, और वो चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और शियन को पता लगता है कि ये सच में उसका ही बेबी है। फिर नर्स उसे बेबी हाथ में लेने दे देती है और उसे बताने लगती है कि उसकी मॉम कैसे यहाँ सफ़र कर रही थी। तो फिर शियन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैं उस लड़की को कॉम्पेंसेट करूँगा। वो खुश हो रहा होता है कि बेबी इतना क्यूट है, ज़रूर अपनी मॉम पर गया होगा। तभी हम देखते हैं कि एनी यहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाती है और उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही होती है और यहाँ वार्ड में शियन वेट करता रह जाता है और नर्स उसे कहती है कि उसे बेबी का अब नाम रख देना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम अभी तक यहाँ पर आई नहीं है और उसने बोल कर गई थी कि वो जल्दी आने वाली है। शियन कहता है कि क्या पता वो कोई काम में पड़ गई होगी और वो कुछ ज़रूरी चीज़ के लिए गई होगी, नहीं तो वैसे थोड़ी ना बेबी को छोड़कर जाती। फिर वो इस बेबी का नाम खुद ही रख लेता है। और फिर जब एनी अपने बच्चे से मिलने यहाँ वार्ड में पहुँचती है तो नर्स उसे बताती है कि उसके बच्चे को उसके बच्चे का डैड लेकर गया है। एनी ये सुनकर शॉक होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियन यहीं पर ही रुकना चाह रहा होता है ताकि वो एनी से मिल सके, पर फिर असिस्टेंट उसे कहता है कि उसका यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो शहर का रिचेस्ट मैन है तो उसके बच्चे को भी यहाँ पर खतरा है। तो शियन कहता है कि लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं इस बेबी की मॉम से कैसे मिलूंगा, वो यहाँ पर ज़रूर आने वाली होगी क्योंकि वो बोल कर गई थी। तो फिर शियन आइडिया देता है कि वो उसका कार्ड यहाँ पे रख देगा और जब बच्चे की मॉम यहाँ पर आएगी तो वो खुद ही उसे कांटेक्ट करेगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और नर्स एनी को शियन का वो बिज़नेस कार्ड दे देती है जिससे फिर एनी को पता लग जाता है कि उसके बच्चे का डैड कोई और नहीं बल्कि वही रिचेस्ट मैन है। फिर हम देखते हैं कि शियन यहाँ बच्चे के साथ घर पर होता है और उसका बच्चा काफ़ी रो रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस अभी तक बच्चे की मॉम ने कांटेक्ट नहीं करी है, लेकिन मैंने ये सारी बेबी सीटर को ले आया हूँ, ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल है और ये बच्चे को संभाल लेंगी। बेबी सीटर के पास जाते ही बच्चा तुरंत ही चुप हो जाता है तो फिर शियन मान जाता है उसे देने के लिए। वो असिस्टेंट से पूछता है कि वो लड़की अभी तक मिली कि नहीं। तो असिस्टेंट बताता है कि वो तो नहीं मिली लेकिन उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, उसका नाम एनी है और वो शी ग्रुप कंपनी की डॉटर है। फिर ये जानकर शियन सोचता है कि अच्छा तो वो इसी शहर में है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि तुम सच में कोई काम के नहीं हो, इतने टाइम बाद भी तुम उसे ढूंढ ही नहीं पाए मेरे लिए, अब मैं खुद उसे पिक करने जाऊँगा। शियन जैसे ही घर से बाहर निकल रहा होता है तभी एनी यहाँ टैक्सी से पहुँच जाती है और वो उतरने वाली होती है, पर तभी इतने में उसे कंपनी से कॉल आती है और उसे पता लगता है उसके डैड ने अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ शादी कर ली है और वो लोग उसकी मॉम की शेयर्स को ट्रांसफ़र करवाने वाले हैं। ये सुनकर एनी शॉक होती है और तुरंत ही यहाँ से कंपनी जाने निकलती है। फिर शियन को लगता है कि वो लड़की जो अभी यहाँ कार से उतरने वाली थी वो कोई और नहीं, वही उसके बच्चे की मॉम है। इसलिए वो भी कार में बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को एनी की कार को फॉलो करने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ देखते हैं कि एनी के डैड अपनी मिस्ट्रेस और अपने इस बेटे के साथ कंपनी में होते हैं। तभी यहाँ एनी पहुँच जाती है और अपने डैड को चिल्लाने लगती है और कहती है कि अभी कल ही मेरी मॉम का फ्यूनरल था और आज ही आपने अपनी इस लवर से शादी भी कर ली है और अपने इस नाजायज़ बेटे को मेरी फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए उसे यहाँ लिया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप सच में इंसान भी हो कि नहीं। एनी के डैड कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ पर आ गई। वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और एनी को पकड़ने के लिए बोलते हैं। एनी कहती है कि ये सब क्या है। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी स्टॉक्स हैं ना वो तुम मुझे दे दो, तभी मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा। एनी कहती है कि अगर मैं ना दूँ तो फिर मिस्ट्रेस कहने लगती है कि फिर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, कल तुम्हारे बारे में फिर हेडलाइंस बनेगी कि तुमने अपनी मॉम के मरने के दुख में खुद की भी बिल्डिंग से कूद कर जान ले ली। फिर शियन यहाँ एनी की मॉम की कंपनी के बाहर पहुँच जाता है और जैसे ही वो अंदर आने लगता है तो कुछ एम्प्लॉयज़ उसे रोकने लग जाते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के वो नहीं जा सकता है। तो फिर शियन का असिस्टेंट कहता है कि ध्यान से देखो कि ये कौन है।
तो फिर शियन की आइडेंटिटी की वजह से उसे अंदर जाने को मिलता है। एनी अपने डैड से कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे मार लोगे, फिर तो मार के दिखाओ, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं। और वो गार्ड से फाइट करने लगती है, पर तभी एनी की सर्जरी वाले जगह पर चोट लग जाती है और वहाँ से खून आने लगता है। और उसी बात का फायदा उठाकर एनी के डैड के गार्ड्स फिर से उसे पकड़ लेते हैं। और ये देखकर फिर एनी के डैड और उसकी मिस्ट्रेस और ये बेटा तीनों ही खुश हो जाते हैं। और फिर एनी का ये स्टेप ब्रदर उसे कहता है कि सिस्टर, तुम अगर चुपचाप से डॉक्यूमेंट पे साइन कर दोगी और हमें सारे शेयर्स दे दोगी, फिर हम तुम्हें जीने दे देंगे। तो एनी कहती है कि ये कंपनी मेरी मॉम की मेहनत है और मैं अपनी मॉम की मेहनत तुम लोगों को नहीं देने वाली हूँ। तो स्टेप ब्रदर कहता है कि तुम खुद नहीं साइन करोगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। और फिर वो ज़बरदस्ती उसकी फिंगरप्रिंट इस पेपर के ऊपर ले लेता है और खुश होने लगता है कि अब ये कंपनी मेरी है। और फिर एनी की स्टेप मॉम भी कहने लगती है कि इसमें तुम अब हमें नहीं ब्लेम कर सकती हो। एनी के डैड भी कहने लगते हैं कि तुम्हें अगर किसी को ब्लेम करना होगा ना तो अपनी मॉम को करना, कि उन्होंने मुझे एक बेटा नहीं दी। और फिर लोग एनी को मारने के लिए लेकर जाने वाले होते हैं, तभी एनी ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शेन ऑफिस के बाहर उसकी आवाज़ सुन लेता है और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि मैं यहाँ अपनी वाइफ से मिलने आया। तो फिर एनी के डैडी सुनते के साथ ही उसकी स्टेप मॉम से कहने लगते हैं कि तुमने मुझे चीट करी हो। तो ये कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, मेरी इतनी ब्लेसिंग का। तो फिर एनी का डैड कहता है कि फिर मिस्टर शियन की वाइफ कौन है। एनी यहाँ नीचे गिरी होती है और तभी शियन का असिस्टेंट उसे देखकर बताता है कि बॉस आपकी वाइफ वहाँ है। तो शियन जल्दी से एनी को उठाता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि तुम लोग मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे। तो फिर एनी के डैड अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर जल्दी से एक्टिंग करने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर शियन, आपको गलतफहमी हो गई है, हमारी बेटी अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तो हम तो इसे रेस्क्यू कर रहे थे। तो अस्टिन कहता है कि रेस्क्यू कर रहे थे कि आप ही लोग मैडम की जान ले रहे थे। तो फिर ये लोग कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, मैं इसकी जान कैसे ले सकता हूँ। और फिर ये स्टेप मॉम भी कहने लग जाती है कि मिस्टर शियन, आपको इस लड़की से बच के रहना चाहिए, इसे लगता है कुछ अजीब बीमारी है, आपको भी इन्फेक्ट कर देगी। अस्टिन बताता है कि ये खून इसलिए है क्योंकि उसने अभी जल्दी उसके बेबी को बॉर्न करी है। तो ये सुनकर स्टेप मॉम को शौक लग रहा होता है कि आखिर इस लड़की का बच्चा मिस्टर शियन का कैसे हो सकता है। फिर एनी तो यहाँ बेहोश हो जाती है। तो शियन उसे देखकर फिक्र करने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से एक अच्छी डॉक्टर का अरेंजमेंट करो। फिर वो उसे लेकर घर पहुँचता है और डॉक्टर एनी का चेकअप करने के बाद बताती है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बस अभी इसने बेबी बॉर्न करी थी तो इसलिए वीक थी, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इसे ये टाइम पर दे देना। और फिर डॉक्टर यहाँ से चली जाती है और शियन एनी के पास बैठकर उसको देख रहा होता है। एनी जाग जाती है और शियन से पूछने लगती है कि डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ पर है। तो ये कहता है कि तुम अपने बच्चे को देखना चाहती हो। फिर वो उसे बेबी ला कर दे देता है और एनी अपने बेबी को देखकर खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा था मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर वो शियन से पूछती है कि क्या तुमने इसका नाम रख दिए। तो फिर शियन बताता है कि हाँ, और वो उसे बेबी का नाम बताता है और पूछता है कि जब तुम जानती थी कि इस बेबी का डैड मैं हूँ तो आखिर तुम इसे लेकर मेरे पास क्यों नहीं आई पहले। तो एनी कहती है कि हमारे बीच में जो हुआ था वो बस एक्सीडेंट था और इस बेबी को इस दुनिया में लाने का डिसीजन मैंने ली थी, तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी हुई, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। ये सुनकर शियन शॉक होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुमने बस बच्चे के लिए मुझे टूल समझी हुई थी। एनी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूँगी। तो ये कहता है कि मैं रिचेस्ट मैन हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ लोगों के पास है नहीं वो मेरे पास है, तो तुम मुझे क्या ही दे पाओगी। तो फिर ये पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शियन बताता है कि ये मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ यहीं पर रहो। एनी कहती है कि तुम दो चीज़ कैसे मांग सकते हो। तो शियन कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो। एनी मन में सोचती है कि मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे डैड ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन अगर मेरा बेबी इस शियन के पास रहेगा तो ये इसे एक कंप्लीट फैमिली दे पाएगा। शियन कहने लगता है कि क्या मेरी रिक्वेस्ट बहुत ही ज़्यादा थी, देखो तुम मेरे बच्चे की मॉम हो तो ऑफ कोर्स है कि तुम भी तो इसके साथ रहोगी ना। तो एनी पूछती है कि मैं कौन से नाम से इसके साथ रहूँगी, अपने ही बच्चे के बेबी सीटर बनकर। शियन इस पर बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है। इतने में मेड यहाँ पर आकर बताने लगती है कि मास्टर मिस बाई यहाँ पर आई है और उन्होंने कहा है कि उनको आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शियन कहता है कि ठीक है और वो एनी से कहता है कि तुम इस बेबी को मेड को दे दो, वो संभाल लेगी। एनी नहीं दे रही होती है तो वो कहता है कि अभी भी तुम वीक हो और तुम्हें अपना ध्यान पहले रखना चाहिए। फिर एनी देने के लिए मान जाती है और शियन जैसे यहाँ से जाता है तो एनी सोचती है कि शियन के पास पहले से ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ पहले से उसकी शादी फिक्स है, इसलिए एनी सोच रही होती है कि मैं किसी की मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि शियन जैसे यहाँ नीचे रूम में आता है तो देखता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बाई यहाँ उससे मिलने आई होती है। शियन उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी ज़रूरी बात करनी है जो तुम यहाँ पर आ गई। तो ये कहती है कि मैंने सुनी कि तुमने घर पे किसी लड़की को लेकर आए हो।
और उस लड़की ने तुम्हें एक बेटा भी दिए, ज़रूर ये सब फेक न्यूज़ होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये कहता है कि ये सच है, वो मेरा ही बेटा है और मैं पार्टी में अपने बेटे के बारे में अनाउंस भी करने वाला हूँ। ये सुनकर बाई को शौक लग रहा होता है और वो इसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या अंकल आंटी ने भी उस लड़की को हमारे घर पर आने की परमिशन दे दी है? तो ये कहता है कि इन सब का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर इतने में एनी यहाँ पर आने लगती है तो उसे देखकर भाई सोचती है कि लगता है यही वो लड़की है, देखो तो ये कैसे ड्रेसअप हुई है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये ज़रूर शीन को फंसाने के लिए कर रही है। और फिर बाई यहाँ शीन के ऊपर गिरने लगती है तो एनी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखी, ऐसा बोल कर के वो जा रही होती है। तो शीन जल्दी से जाकर उसे रोकता है और कहता है कि मैंने बोला था ना कि अभी भी तुम वीक हो, तुम्हें बेड पे से नहीं उतरना चाहिए था, तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है। तो एनी कहती है कि मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ और हाँ, मुझे अपने ज़रूरी काम करने जाना है। तो शीन कहता है कि कितना भी ज़रूरी काम हो, तुम्हें पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कहती है कि तुम आखिर मुझे ऐसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो शीन कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का डैड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके उठा के उसे लेके जाने लगता है और तभी बाई उसे आवाज़ देती रह जाती है, पर शीन नहीं सुनता और एनी को यहाँ रूम में लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम बस अच्छे से मेरी बात सुनो। एनी कहती है कि अगर मैं नहीं सुनूंगी तो फिर वो उसे किस कर लेता है। तो एनी जल्दी से उसे लिप्स पे बाइट करते हुए दूर करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी उस मिस बाई के पास वापस जाना चाहिए और उसे एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो फिर वो तुमसे गुस्सा हो जाएगी। शीन कहता है कि वो मुझसे गुस्सा हो जाए, इसका मुझसे क्या लेना देना है। तो एनी कहती है कि मुझे अभी तुमसे ये सारी बात नहीं करनी है, ठीक है? तुम चाहते हो मैं यहाँ पे रहूँ तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे कंप्यूटर देना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही हूँ और मुझे गेम्स खेलना है। अगर तुम मुझे कंप्यूटर नहीं दोगे तो फिर मैं अभी यहाँ पे नहीं रुकूंगी। फिर शीन को मानना ही पड़ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं कंप्यूटर भिजवाता हूँ और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनी के डैड यहाँ पर अपनी उस मिस्ट्रेस और अपने उस बेटे के साथ कंपनी में होते हैं और वो खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि मिस्टर शीन जैसा रिचेस्ट मैन उनका सन इन लॉ बन जाएगा। तब ये मिस्ट्रेस और उसका बेटा डैड को अपनी बातों में लेने लगते हैं और उसे एनी के खिलाफ भड़काने लगते हैं। तभी इतने में एक एम्प्लॉय यहाँ पर आता है और इन लोगों को बताता है कि कंपनी का सिस्टम हैक हो गया है और फिर ऐसे तो इन लोगों का काफ़ी लॉस हो जाएगा। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि ज़रूर इसके पीछे एनी का हाथ है, वो इन लोग से बदला लेने के लिए सब कर रही है। उसका स्टेप ब्रदर अभी डैड से कहने लगता है कि डैड मैंने अभी कंपनी ज्वाइन किया और वो कंपनी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ और ये सब ज़रूर एनी अकेले नहीं कर सकती है, वो मिस्टर शीन के दम पर कर रही है। तो फिर ये मिस्ट्रेस बताने लग जाती है कि एनी ने उस मिस्टर शीन को फंसाई हुई है, उसका बच्चा जो है वो मिस्टर शीन का हो ही नहीं सकता। तो डैड कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर ये बताती है कि अब मैं तुमसे और नहीं छिपाऊंगी, असल में एनी को ड्रग देने के पीछे मेरा ही हाथ था और मैंने उसके पास किसी गरीब लड़के को भेजी हुई थी, तो ये बच्चा मिस्टर शीन का नहीं बल्कि उस भिखारी लड़के का होगा। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर कंपनी उसे मिल जाती और मुझे कैसे भी करके उसे यहाँ से निकालना था ताकि कंपनी उसे ना मिले। फिर ये मिस्ट्रेस का बेटा कहने लगता है कि डैड अभी आपको बात को समझना होगा कि हमें कैसे भी करके एनी को रास्ते से हटाना होगा और उसके लिए पहले हमें उसे मिस्टर शीन से दूर करना चाहिए। तो फिर डैड पूछने लगते हैं कि एनी के बच्चे का असली डैड वो भिखारी लड़का कहाँ पर है? तो मिस्ट्रेस कहती है कि वो मुझ पर छोड़ो, मैं ढूंढती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर अपनी उस चाइल्डहुड फ्रेंड बाई के साथ बैठा होता है और वो उसे बता रही होती है कि तुम जिस टैलेंटेड हैकर शू को ढूंढ रहे थे ना, मैंने उसके बारे में पता लगा ली हूँ, बस हाँ अभी तक उसने अपने बारे में कुछ भी रिवील नहीं करा है, इसलिए ये नहीं पता चला है कि वो कौन है, लेकिन मैं जल्दी उसे ढूंढ कर तुम्हें दे दूँगी। फिर शीन इसके लिए इसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि अगर तुमने वो हैकर ढूंढ ली तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा और ये बोलकर वो जाने लगता है और बाई तो बड़ी खुश हो रही होती है और उसे कहने लगती है कि रिवॉर्ड की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो फैमिली बनने वाले हैं। फिर वो देखती है कि वो तो यहाँ बैठा ही नहीं है। शीन यहाँ जा ही रहा होता है और वो मेट को सूप ले जाते हुए देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो वो बताती है कि ये आपकी वाइफ के लिए टॉनिक सूप है। तो शीन कहता है कि तुम लाओ, मुझे दे दो, मैं लेके जाता हूँ। तो फिर ये देखकर बाई को बहुत ही गुस्सा आती है कि उस चुड़ैल लड़की ने शीन को फंसा ली है। मैं ये सब नहीं चलने दे सकती हूँ, मुझे इस बारे में जल्दी से जल्दी अंकल आंटी को बताना होगा ताकि वो उस लड़की को शीन से दूर करे। और फिर शीन यहाँ एनी के पास उसके लिए सूप लेकर पहुँचता है और देखता है कि वो अपना कंप्यूटर में लगी हुई है। तो कहता है कि मुझे भी दिखाओ तुम कौन सा गेम खेल रही हो। तो वो जल्दी से बंद कर देती है और कहती है कि मैं नहीं दिखाऊंगी। फिर ये से कहता है कि अच्छा चलो ये सूप पी लो, ये तुम्हारे लिए मेडिसिन है। तो फिर एनी मना कर रही होती है कि कड़वा है, मैं नहीं पीऊँगी। तो भी वो कहता है कि नहीं, तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए पीना पड़ेगा, तुम बहुत ही वीक हो अभी। तो फिर ये इस मेडिसिनल सूप की स्मेल लेकर कहती है कि वैसे ये सूप में अभी बराबर मेडिसिन नहीं है। वो उसे बताने लगती है कि कौन सी वाली मेडिसिन क्या वो सूप बनाएगा तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर ये जानकर शीन शॉक होता है कि तुम्हें मेडिसिन की नॉलेज भी है। तो एनी कहती है कि कुछ नहीं, बस मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं।
फिर कहता है कि ठीक है अब तुम रेस्ट करो, मैं बाद में बेबी को लेकर आऊँगा तुमसे मिलवाने के लिए। फिर वो बाहर चला जाता है और एनी को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि जिस पेंटिंग को ढूंढ रही थी वो मिस बाई के पास है और वो पेंटिंग देने के लिए तैयार है। बस उसकी एक शर्त है कि वो चाहती है कि एनी शियन से एक बार मीटिंग कर ले, क्योंकि एनी ही वो टैलेंटेड हैकर है जिससे वो मिलना चाहता है। ये सुनने के बाद एनी सोचती है कि वो बाई शियन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती है। फिर एनी अपने असिस्टेंट को इस चीज़ के लिए हाँ बोलती है और फिर वो सोच रही होती है कि बेचारा मेरा बेबी, उसके पास इतनी यंग एज में एक स्टेप मदर है। फिर इसके बाद एनी अपने बेबी को लोरी सुनाते हुए सुनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी रूम में शियन आ जाता है और वो एनी से बताता है कि 10 मिनट बाद बेबी के मिल्क पीने का टाइम हो जाएगा और मेड ने बताई है कि बेबी को हम दोनों की ज़रूरत है, तो वो सेफ फील करेगा, इसलिए तुम आराम से सो जाओ, मैं बेबी को खुद लेके चला जाऊँगा। फिर एनी सो जाती है और शियन सोच रहा होता है कि उसके बेबी को उसकी मॉम के साथ ही अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे एनी रूम से बाहर निकलती है तो मेड उसे बताती है कि शियन उसके लिए पर्सनली खुद ब्रेकफास्ट बना रहा है। फिर ये जाती है किचन में और उसे कहती है कि तुम्हारे पास इतने सारे सर्वेंट है और तुम खुद कुकिंग कर रहे हो। फिर ये भी उसको कुछ हेल्प कराने लगती है तो शियन उसे रोकता है। एनी कहती है कि मुझे अपनी वो चाइल्डहुड फ्रेंड बाई की तरह मत समझो, मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ। तो ये कहता है कि तुम अब उसका नाम क्यों ले रही हो। फिर यहाँ शियन का हाथ जल जाता है तो एनी उसकी फिक्र करने लगती है। तो ये कहता है कि देखा तुम्हें मेरी फिक्र है। तो एनी तुरंत ही बहाना बनाकर कहती है कि ऐसी बात नहीं है और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने बैठती है और जैसे ही वो टेस्ट करती है तो उसे टेस्ट पसंद नहीं आता और वैसे कहती है कि वैसे अचानक से तुमने ब्रेकफास्ट क्यों बना दिए। तो फिर ये बताता है कि तुमने भी तो मेरे बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए कितनी मेहनत करी हो, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ मेहनत कर लूँ। ये सुनकर फिर एनी को खांसी आने लगती है तो शियन कहता है कि आराम से पियो, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। फिर इतने में मेड आकर बताती है कि मिस एनी की फैमिली यहाँ पर आई है। फिर शियन इस बारे में एनी से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ कैसे है। तो फिर ये कहती है कि अगर उस टाइम पर तुम वहाँ पर नहीं आते ना तो मैं ऑलरेडी मर चुकी होती। तो शियन एनी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो एनी कहती कि नहीं, तुम कुछ मत करो, मैं उन लोगों से खुद ही डील कर लूँगी। तो ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एनी के डैड, मिस्ट्रेस और अपने उस नाचस बेटे के साथ घर आते हैं और इतना बड़ा घर देखते हुए ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि सच में रिचेस्ट मैन का घर ऐसे ही होना चाहिए। और एनी का स्टेप ब्रदर कहने लगता है कि काश ऐसा घर मेरा होता। तो डैड कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारी सिस्टर को बोलकर ये घर मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। तो एनी अपने डैड से कहती है कि आप तो दिन में ही सपने देखने लग गए। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि देखो हम लोग का रिलेशन तो इतना अच्छा है ना, और हम डैड और बेटी के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो हम क्लियर कर लेते हैं। एनी कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, आखिर आप अपनी मिस्ट्रेस और नाजायज़ बेटे को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कह सकते हैं। तो डैड कहते हैं कि कैसी मिस्ट्रेस, मैंने इसे शादी कराऊँ और ये तुम्हारी स्टेप मॉम है और वो मेरा कोई नाजायज़ बेटा नहीं है बल्कि अब तुम्हारा भाई है। और फिर ये मिस्ट्रेस कहने लगती है कि एनी तुम्हें अपने डैड के बारे में भी तो सोचना चाहिए, वो तुम्हारी मॉम के जाने के बाद अकेले कैसे रहेंगे, तो मैं बस उनकी हेल्प कर रही हूँ उन्हें एक कंप्लीट फैमिली देकर। तो एनी कहती है कि ये डिस्गस्टिंग चीज़ें बोलना बंद करो, मुझे ये सुनकर ही वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। और फिर वो अपने डैड से कहती है कि आपने मेरा खून करने की कोशिश करे थे, वो तो मैं बच गई और अभी तक मैंने आपसे बदला नहीं ली हूँ और आप खुद ही यहाँ मेरे पास आ गए। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, आखिर मैं तुम्हें हर्ट करने का कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। एनी कहती है कि आप कोई मेरे डैड नहीं हो, जब मेरी मॉम मरी थी ना तो उस वक्त से ही आप मेरे डैड नहीं रहे। तो फिर एनी के डैड उसे कह देते हैं कि वो उन लोगों से ऐसे पीछे नहीं छुड़ा सकती है। फिर यहाँ पर एनी का स्टेप ब्रदर उसे धमकी देता है कि हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारी कंपनी को हैक तुम ही ने करी थी, तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो एनी सोचती है कि क्या इन लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया। और फिर एनी का स्टेप ब्रदर उसे समझाने लगता है कि उसे शियन की मदद लेके ये सब नहीं करना चाहिए था। तो एनी सोचती है कि अच्छा तो ये लोग को लग रहा है कि मैंने शियन से हेल्प लेकर ये सब करी हूँ। फिर तभी हम देखते हैं कि शियन यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा होता है और वो एनी को अपनी फैमिली के साथ बातें करते हुए देखता है। एनी के डैड और स्टेप मॉम उसे समझा रहे होते हैं कि ये आखिर उसकी मॉम की कंपनी थी, तो वो एक आउटसाइडर को उनकी फैमिली से डील करने के लिए कैसे बोल सकती है, ये कंपनी आखिर उसकी मॉम की मेहनत थी। तो फिर एनी कहती है कि डैड जब आपने इस कंपनी को अपने इस नाजायज़ बेटे को देने की कोशिश करी थी तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तो फिर ये सुनकर उसके डैड और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हें क्या लग रहा है कि शियन को जब पता लग जाएगा कि तुमने उसे इतना बड़ा झूठ बोली हो तो भी क्या वो तुम्हें अपनी वाइफ बना के रखेगा। एनी कहती है कि आखिर मैंने उससे क्या झूठ बोली हूँ। तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बारे में किसी को भी नहीं पता है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारा वो बच्चा मिस्टर शियन का है ही नहीं, सोचो अगर उन्हें पता लगेगा तो क्या होगा।
शियन ये सुन लेता है और वो सोचता है कि अभी हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। एनी ने मुझे साफ मना करी है कि ये इस चीज़ से वो खुद ही डील कर लेगी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं शियन की सिस्टर सूजी और उसके मॉम डैड को, जो कि यहीं घर आ रहे होते हैं। और शियन की सिस्टर अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि वो लड़की ने हमारे भाई को फंसाई हुई है, उसे ड्रग देकर। वो तो अच्छा हुआ सिस्टर भाई ने मुझे इस बारे में बता दी, नहीं तो फिर हम लोग को कभी पता ही नहीं लगता। तो फिर मॉम डैड सोच लेते हैं कि ऐसी ख़राब लड़की को तो फिर हमें निकालना होगा। एनी यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम से कहती है कि आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, तो फिर ये भी तो बताओ कि अगर मेरा बच्चा शियन का नहीं है तो किसका है। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स उस भिखारी लड़के का। एनी कहती है कि यानी आपको ये कैसे पता, लगता है आप ही ने मुझे ड्रग दी थी। और फिर वो सोचने लगती है कि उस रात उसके रूम में कोई और लड़का आया ज़रूर था, लेकिन उसने उसे वहाँ से भगा दी थी और तभी एक्सीडेंटली वो वहाँ शियन से मिल गई थी। स्टेप मॉम एनी को धमकी देने लगती है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि इस बारे में मिस्टर शियन को पता लगे तो चुपचाप से हमारी बात सुनो। एनी कहती है कि आप लोग को क्या चाहिए। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि पहला तो ये कि तुम मिस्टर शियन से बात करके हमारी कंपनी के लॉस का ट्रिपल गुना दो और साथ ही हमें ब्राइड प्राइस भी दिलवाओ। ब्राइड प्राइस में कम से कम 5 बिलियन तो मिलना ही चाहिए और ये विला भी। एनी कहती है कि आप लोग का पेट इसमें कैसे भरेगा, आप लोग को तो और चीज़ चाहिए होगी, क्यों ना आप उस मिस्टर शियन की कंपनी ले लो। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि वो मिल जाएगा तो और बड़ी बात होगी। तभी यहाँ पर शियन की सिस्टर और मॉम डैड आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये सब ये लोग सपने में ही सोचे। शियन की सिस्टर सूजी इन लोग से कहने लग जाती है कि तुम लोग को पता भी है कि इस विला की वैल्यू कितनी है, ये बहुत ही महंगा है और तुम लोग को यहाँ पे रहने मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर एनी का स्टेप ब्रदर इसे चिल्लाता है कि तुम हो कौन और हमारे बीच में क्यों आ रही हो। तो फिर सूजी बता देती है कि मैं शियन की सिस्टर हूँ और ये मेरे मॉम डैड है। तो फिर ये जानने के बाद एनी के डैड तो बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा तो ये मिस्टर शियन की मॉम डैड है, फिर तो हम ब्राइड प्राइस की बात कर लेते हैं। तभी यहाँ पर शियन की मॉम कहती है कि आप लोग एक्टिंग करना बंद करो, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है कि आप लोग कितने लालची हैं। फिर एनी भी सोचती है कि अच्छा तो ये शियन की मॉम डैड है। फिर वो उन्हें बता देती है कि आप ना मेरे डैड की बात मत सुनना, मैंने इनके साथ पहले से रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। तो फिर ये सुनकर एनी के डैड को गुस्सा आता है और वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ मिलकर इन लोग के सामने बताने लगते हैं कि ये बच्चा मिस्टर शियन का है नहीं और मेरी बेटी मिस्टर शियन को धोखा दे रही है। शियन का स्टेप ब्रदर भी यही कह जा रहा होता है कि हाँ ये एक झूठी लड़की है। फिर ये सुनकर शियन की बहन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम जैसी धोखेबाज लड़की को यहाँ से निकल जाना चाहिए, मेरे भाई को फंसाने का सोचना भी मत। तभी यहाँ शियन घर आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ऐसा बोलकर शियन आकर बैठता है और एनी का हाथ पकड़ के कहता है कि तुम डरो मत, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। तो एनी कहती है कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। तभी सूजी कहती है कि भाई आखिर आप इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो, ये आपको धोखा दे रही है और इसका बच्चा भी आपका नहीं है। फिर एनी के डैड भी कहने लग जाते हैं कि मिस्टर शियन हम आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं, आखिर आप किसी और के बच्चे को कैसे पाल सकते हो। शियन की मॉम और उसकी सिस्टर भी कहने लग जाते हैं कि अगर उसे बेबी चाहिए भी तो दूसरी लड़की उसे मिल जाएगी। फिर एनी को सुनकर गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि मेरा बेटा कोई नाजायज़ नहीं है। फिर शियन भी जल्दी से अपनी फैमिली से क्लियर करता है कि ये बच्चा मेरा ही है, इसलिए दोबारा आप लोग ऐसा मत बोलना। मैंने डीएनए टेस्ट भी करवा चुका हूँ और उसमें साफ साफ पता लग गया है। ये सुनकर शियन के डैड और मॉम तो खुश हो जाते हैं कि अगर ये बच्चा शियन का है तो कितनी अच्छी बात है। तभी जल्दी से एनी के डैड कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ज़रूर इसने डीएनए टेस्ट के रिजल्ट को बदल दी होगी। पर शियन इस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पर स्टेप मॉम उसी भिखारी लड़के को बुला लेती है और एनी से पूछती है कि बताओ तुमने क्या इसे कभी देखी हो। तो एनी पहचानती है कि यही बंदा उसके रूम में आया था पर इसने इसे निकाल दी थी। फिर ये कहती है कि हाँ। तो फिर स्टेप मॉम कहती है कि फिर साबित हो रहा है कि यही तुम्हारे बच्चे का डैड है। एनी कहती है कि इसे तो फिर आपने भी देखी हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आपके बच्चे का डैड है। तुरंत ही फिर स्टेप ब्रदर कहने लगता है कि कुछ भी मत बोलो। फिर शियन की फैमिली एनी से कहने लग जाते हैं कि अगर ये बच्चा सच में शियन का है तो क्या वो वापस से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मानेगी। फिर यहाँ पर शियन की वो फ्रेंड बाई आ जाती है और अपने साथ डॉक्टर को लाई होती है और कहती है कि अगर तुम सच में सच बोल रही हो तो फिर डीएनए टेस्ट के लिए हाँ बोल कर दिखाओ ताकि हमें पता लगे कि तुम सच कह रही हो कि नहीं। फिर एनी कहती है कि अगर ये सच हो गया तो फिर तुम सब मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो फिर सभी हाँ बोलते हैं। फिर डॉक्टर बताती है कि 10 मिनट में रिजल्ट मिल जाएंगे और बाई सोचती है कि तुम ज़रूर इनोसेंट नहीं निकलने वाली। फिर डीएनए टेस्ट के जब रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहले वो रिपोर्ट बाई को मिलती है और बाई ये देखकर शॉक होती है कि ये तो सच में शियन का बच्चा निकला। पर फिर वो खुश होती है कि मैंने तो ऑलरेडी प्रिपरेशन करके आई थी। वो अपनी एक्स्ट्रा झूठी रिपोर्ट निकालती है और वो लाकर वो शियन को देती है।
फिर शियन जैसे खोलने जा रहा होता है तो एनी सबसे पहले उस भिखारी लड़के को वार्निंग देती है कि अभी भी टाइम है, तुम खुद ही सच बता दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर अभी रिपोर्ट का सच निकला तो फिर तुम बचोगे नहीं। तो फिर वो मान लेता है कि हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है। फिर ये सुनकर सभी शौक होते हैं और स्टेप मॉम से चिल्लाने लग जाती है कि मैंने जो तुम्हें पैसा दी थी तुमने वेस्ट करवा दिए। फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और टॉपिक चेंज करती है और फिर शियन के गार्ड इस बंदे को यहाँ से पकड़ के लेकर जाते हैं और फिर शियन से कहती है कि चाहे जो रिजल्ट हो तुम्हें खोल कर तो देखना चाहिए डीएनए टेस्ट को एक बार। तो शियन कहता है कि अभी इसे देखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ तो हो ही चुका है, ये मेरा ही बच्चा है और मैं इसे नहीं खोलने वाला। ऐसा बोलकर ये इसे फाड़ देता है कि आप लोग मेरी वाइफ के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे थे और उसे फंसा रहे थे। तो फिर तुरंत ही एनी के डैड माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और वैसे भी एनी मेरी खुद की बेटी है तो थोड़ी ना मैं उसके बारे में कुछ झूठ बोलूंगा और अब हमें कोई ब्राइड प्राइज नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो लोग यहाँ से भागने वाले होते हैं। तभी हम मेड बच्ची को लेकर आती है और बताती है कि वो बहुत ही रो रहा है। तो एनी कहती है कि लाओ मुझे दो। तभी इतने में बाई का बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट बाहर दिख रही होती है। तो फिर शियन की मॉम उठाकर देख लेती है और कहती है कि ये डीएनए टेस्ट की एक और कॉपी कैसे। वो लोग खुश होने लगते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये तो शियन का ही बच्चा है। फिर वो लोग जल्दी से को लेकर खुश हो रहे होते हैं कि ये हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन है। तभी यानी बाई से इस बारे में सवाल करती है ये तुम्हारे पास एक और डीएनए टेस्ट कैसे, और यानी जो फाड़ा गया वो क्या था। तो फिर ये कहती है कि डॉक्टर ने 2 कॉपी बनाई थी एक बैकअप के लिए। फिर तो शियन के डैड भी यहाँ एनी से माफ़ी मांगने लगते हैं कि आज उन सभी ने उसे गलत समझे थे और वो उसे मीटिंग गिफ्ट के तौर पे पैसों का कार्ड दे रहे होते हैं। तो एनी पैसे लेने से मना करती है और कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपने बेबी को शियन को संभालने को देकर चली जाऊंगी। तो शियन इस बात पर कहता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो, देखो तुम यहाँ से कोई नहीं भगा रहा है। तो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ। तो फिर शियन इसके लिए मना करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम सच में जाने का सोच रही हो। तो एनी हाँ बोलती है और मन में सोचती है कि मुझे इसके और बाइक के बीच में नहीं आना चाहिए और बाइक की हेल्प करनी चाहिए, मैं इसकी लाइफ से निकलूंगी तभी तो वो आ पाएगी। तभी शियन की मॉम कहने लगती है कि हाँ मैं पहले मुझे तुम्हारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, ये अभी कितना छोटा है, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। तभी तुरंत ही बाई कहने लगती है कि आंटी आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर आकर बेबी का ख्याल रखा करूँगी। तो फिर शियन मना करता है कि यहाँ पर बहुत सारे बेबी सीटर पहले से ही है, तो मिस बाई तुम्हें यहाँ पर आकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं। एनी सुनकर सोचती है कि ये अपनी फ्यूचर वाइफ से कितना क्रूअली बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो इस घर को छोड़कर जाने के लिए निकलती है। तभी यहाँ शियन उससे कहता है कि तुम बेबी से मिलने आया करोगी कि नहीं। तो एनी कहती है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगी। ऐसा बोलकर वो कार से चली जाती है। फिर शियन सोचता है कि सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा क्रूएल है जिसने हम दोनों बेचारों को ऑर्फन और विडो करके चली गई है। तभी अस्टिन कहता है कि बॉस क्या आप रो रहे हैं। तो शियन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हवा तेज़ चल रही थी। या हम देखते हैं कि एनी भी कार से जाते हुए अपसेट फील करती है और सोचती है कि शायद मैं अपने बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। फिर इसे कॉल आती है और इसे पता लगता है कि बाई जल्दी से जल्दी उसे पेंटिंग देना चाहती है और चाहती है कि वो शियन से मिले। एनी इसका रीज़न पूछती है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। तो फिर इसका वो एम्प्लॉय बताता है कि मिस बाई को मिस्टर शियन को खुश करना है ताकि उनसे शादी कर सके, क्योंकि उनके बारे में न्यूज़ फैल गई है कि उनका एक नाजायज़ बेटा है और इस वजह से मिस बाई अपनी जगह बनाना चाहती है। मिस बाई ने कहा कि वो लड़की बहुत ही ख़राब है जिसका मिस्टर शियन के साथ नाजायज़ बच्चा है और वो उस बच्चे की भी कोई वैल्यू नहीं रखने वाली है। एनी को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मैं अपने बेटे की कंडीशन इस फैमिली में ख़राब नहीं होने दे सकती हूँ। एनी कहती है कि ठीक है मिस बाई से बात कर लो कि मैं मिस्टर शियन से मिलने के लिए तैयार हूँ, वो जो अपने बेटे की पार्टी रखेंगे उसमें वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आने वाले हैं। तो फिर इसका वो एम्प्लॉय पूछता है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर रिवील करने वाली है। एनी कहती है कि ऑफ कोर्स, एक ना एक दिन तो मुझे अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना ही था। और ये मन में सोचती है कि मैंने बस अपनी मॉम की बिट्रेयल की वजह से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखी थी, लेकिन अब अपने बच्चे की वजह से मैं और नहीं हाइड करने वाली हूँ। फिर इसका एम्प्लॉय तो खुश हो जाता है कि बॉस आप बहुत ही अच्छा सोच रही हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एनी के डैड उसके स्टेप ब्रदर के साथ कंपनी में परेशान हो रहे होते हैं, किसी ने हैकिंग करके उनका सारा लॉस करवा दिया है। तभी एनी यहाँ पहुँच जाती है और इन लोग को बताती है कि मैं अपनी मॉम की कंपनी वापस लेने आई हूँ। तो फिर इसका स्टेप ब्रदर कहने लगता है कि अब ये तुम्हारी कंपनी नहीं रही। तो एनी कहती है कि ये तो मेरी मॉम की कंपनी है और मैं अब आप लोग को बता दूं कि शायद अब बस एक ही हफ्ता बचा होगा कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो डैड कहने लगते हैं कि ये कंपनी बैंकरप्ट होगी तो इसमें तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप से शियन से बात करो और उसे स्टॉप करने बोलो। एनी कहती है कि ठीक है मैं स्टॉप करवा देती हूँ, लेकिन पहले आप ये कंपनी मुझे वापस करो
तो फिर डैड कहने लगते हैं कि कंपनी मैं बेटी को क्यों दूंगा, मैं अपने बेटे को दूंगा। तो एनी अपने डैड को चिल्लाती है कि आपने कौन सा ज़माना समझ के रखा हुआ है, क्या आपने आपको आप राजा समझ रहे हैं। और फिर एनी अपने डैड को कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि चलो आप जल्दी से इस पर साइन करो। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझे फोर्स कर रही हो। तो एनी कहती है कि जैसे आपने मेरी मॉम को मजबूर किया था तो मैं नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो गार्ड्स को बोलकर अपने स्टेप ब्रदर को पकड़वा लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें मरना ना हो तो चुपचाप से साइन कर लो। तो फिर वो डर के मारे साइन कर देता है। फिर एनी के डैड उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम जो बिहेवियर कर रही हो ना, इसकी वजह से मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव को हमारी फैमिली के ग्रेव के साथ नहीं आने दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर शियन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से सारी चीज़ें पूछ रहा होता है कि एनी की मॉम की जो कंपनी थी उसको पहले किसी ने हैक कर लिया था, लेकिन अब एनी ने अपने डैड से कंपनी ले लिए और सारी चीज़ें वापस से रिस्टोर भी कर लिए। तो फिर ये कहता है कि क्या इन सब के पीछे एनी का ही हाथ था। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि एनी कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो अपनी मॉम की ग्रेव पर गई है। एनी यहाँ पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मॉम आप फिक्र मत करना, आप अकेली नहीं हो, मेरी जब शादी भी हो जाएगी तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर यहाँ पर आपसे मिलने आया करूँगी। तभी इतने में यहाँ पर शियन पहुँच जाता है और वो एनी की मॉम के सामने फ्लावर रखकर उनसे कहने लगता है कि मदर इन लॉ मैं आपसे मिलने आया हूँ। एनी कहती है कि तुम किसे मदर इन लॉ कह रहे हो, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो फिर शियन कहता है कि तुम मेरी बच्चे की मॉम हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। एनी कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई है और वैसे मेरी मॉम के सामने ऐसा मत बोलो, नहीं तो बाद में मैं जब अपने हस्बैंड को लेकर आऊँगी तो मेरी मॉम मेरे बारे में क्या सोचेंगी। ये सुनकर शियन कहता है कि तुम कैसी हो, इतनी जल्दी हमारे बच्चे के लिए एक स्टेप फादर ढूंढने भी लगती हो। तो एनी कहती है कि तुम हमारे बच्चे के लिए स्टेप मदर ढूंढ सकते हो, तो मैं स्टेप फादर नहीं ढूंढ सकती। तो ये कहता है कि मैंने कब स्टेप मदर ढूंढा। तभी फिर शियन को किसी की कॉल आने लगती है। तो एनी कहती है कि ज़रूर मिस बाई की कॉल आई होगी, जल्दी उठा लो। तो फिर उठा लेता है और फिर बाई शियन को बताने लगती है कि तुम जिस टैलेंटेड हैकर से मिलना चाहते थे ना, मैंने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया और वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है और वो तुम्हारी पार्टी में आएगी। तो फिर शियन ये सुनकर खुश होता है और भाई से कहता है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रही हो तो तुम्हें जो चाहिए रहेगा तुम मुझे बता देना। तो भाई कहती है कि ठीक है, फिर तुम याद रखना अपना प्रॉमिस। फिर जैसे वो कॉल रखता है तो एनी तो यहाँ से जाने लगती है। शियन उसे रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें ज़रूरी कुछ बात बताने आया था। तो फिर एनी रुक जाती है और पूछती है कि बताओ क्या बोलना है। तो कहता है कि मेरे साथ चलो तो बताऊँगा। फिर वो उसे मॉल लेकर आता है। एनी कहती है कि यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है। तो फिर ये कहता है कि हमारे बेबी के लिए मुझे न्यू कपड़े खरीदने थे और तुम उसकी मॉम हो तो तुमसे बेहतर कौन चॉइस कर सकता है। एनी से ये सुनकर खुश हो जाती है कि अच्छा बेबी के लिए चूज़ करना है। फिर एनी बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पर अपने बेबी के लिए ड्रेस चूज़ करने लगती है और शियन को पकड़ाते जाती है। बेचारा तो थक ही जाता है। फिर शॉप की ओनर बताने लगती है कि जो ड्रेस उसने चूज़ करी है उसमें का लड़की के लिए भी है, तो वो लोग अपनी फ्यूचर बच्ची के लिए ले सकते हैं। तो फिर एनी तुरंत ही मना करती है कि मैं इसके साथ कोई बेटी नहीं करने वाली हूँ। पर शियन तो बहुत ही खुश जाता है और स्टाफ से कहता है कि हाँ हाँ, मेरी फ्यूचर डॉटर के लिए भी मैं बहुत सारी ड्रेस लेना चाहता हूँ। एनी जेलस हो जाती है और सोचती है कि ये भाई और अपनी बेटी के लिए प्लानिंग अब भी से कर रहे हैं। फिर यहाँ पर शियन एनी को पकड़ के एक ज्वेलरी स्टोर लेकर जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट लेना है, तो चलो यहाँ से जो तुम्हें चाहिए वो चूज़ करो। एनी कहती है कि वैसे तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, फिर तुम्हें पछताना मत। और फिर वो स्टाफ से कहकर स्टोर की सबसे महंगी ज्वेलरी लाने का बोलती है। तभी इतने में यहाँ पर भाई और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और वो शियन से कहने लगती है कि भाई उसकी होने वाली वाइफ है तो उसे यहाँ पर उसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहिए। तभी यहाँ स्टाफ वही महंगी वाली नेकलेस लेकर आती है और बताती है कि वो 8 मिलियन की है। तो एनी कहती है कि तुम लोग तो लूट रहे हो, इतना महंगा कौन ही लेगा। तभी यहाँ पर भाई को तो ये नेकलेस पसंद आ जाता है। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मिस्टर शियन आपको ये अब भाई के लिए लेना चाहिए, ये आखिर आपकी होने वाली वाइफ है। फिर शियन स्टाफ को बोलकर ये महंगी नेकलेस को खरीद लेता है और अपना कार्ड देता है बिल पे करने के लिए। फिर तो भाई और उसके फ्रेंड खुश होने लगते हैं कि ये ज़रूर उसने उसके लिए लिया है। पर शियन तो ये खरीदने के बाद इसे एनी को देने लगता है। तो एनी कहती है कि तुमने ये भाई के लिए लिया था ना। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अपनी वाइफ के लिए लिया था मैंने और वो तुम हो। फिर ये सुनकर तो भाई और उसके फ्रेंड गुस्से हो जाते हैं और फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, भाई आपकी होने वाली वाइफ है। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत सह रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे डैड के फ्रेंड है, लेकिन अब मैं और नहीं सहूँगा, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखो और दोबारा तुमने मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो अच्छा नहीं होगा। और फिर वो इस नेकलेस को एनी को पहना देता है और कहता है कि ये तुम ही डिजर्व करती हो। फिर एनी तो खुश हो रही होती है। तभी बाई शियन से कहने लगती है कि तुमने याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो मांगूंगी तुम वो दोगे। तो ये कहता है कि हाँ, लेकिन इस नेकलेस को मत मांगना क्योंकि ये मैंने एनी के लिए लिया हूँ। तो फिर ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बातें बताऊंगी। शियन कहता है कि ठीक है, फिर आराम से सोचो और वो एनी को यहाँ से लेकर चला जाता है।
फिर बाई की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि शियन ने वो नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए खरीदा, तो क्या पता वो तुम्हें नहीं उसे पसंद करता होगा। ये कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि एनिया शियन का हाथ छोड़ती है और कहती है कि मैं शॉपिंग करके थक गई हूँ, तो मैं वॉशरूम जा रही हूँ। फिर शियन एनी के लिए यहीं पर ही बैठ जाता है और एनी को वॉशरूम जाता हुआ देखकर बाई और उसके फ्रेंड भी उसके पीछे जाते हैं। एनी यहाँ पर वो 8 मिलियन वाले नेकलेस को उतार के पर्स में रख लेती है और तभी ये लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मिस्टर शियन को बच्चे के नाम पर फंसा ली हो, क्योंकि तुम एक पैसों की लालची लड़की हो तो तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है। हमने तुम जैसी लड़की बहुत देखे हुए हैं जो मिस्टर शियन से शादी करने के लिए उन्हें फंसाने के तरीके करती रहती है। तो एनी कहती है कि तुम लोगों ने किस आँख से देखे कि मैं मिस्टर शियन को शादी करने के लिए फंसा रही हूँ। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, उल्टा वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वही मुझे बाहर शॉपिंग पे भी लेकर आया है। तो अभी बाई की फ्रेंड यहाँ एनी को बातें सुनाई जा रही होती है और उसे मिस्ट्रेस भी कहने लगती है और उसके बच्चे के बारे में भी वो बुरा बुरा बोलती है। तो एनी को गुस्सा आता है और वो इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि दोबारा मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि तुम फिर अफोर्ड नहीं कर पाओगी और ये भी याद रखो कि वो मिस्टर शियन का बच्चा है। फिर बाई भी कहती है कि मेरे से पंगा लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी जब शियन के साथ शादी हो जाएगी तो अगर तुम मेरे साथ बना के रखोगी तभी मैं उस बच्चे को अच्छे से रखूँगी। एनी कहती है कि जब शादी होगी ना तब ये सब बोलना, और ये मन में सोचती है कि इसकी शादी शियन के साथ हो ना हो लेकिन मैं अपने बेटे को किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगी। और फिर एनी इस बाइक को अच्छे से जवाब देने के बाद इसे पुश करके यहाँ से बाहर आ जाती है और फिर वो शियन से कहती है कि अब मैं शॉपिंग करके थक गई, मुझे जाना है यहाँ से। तो फिर वो कहता है कि मेरी ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि मेरी वाइफ कैसे दिखती है। तो एनी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। शियन तुरंत ही उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और वुमेन नहीं है और मैं अपनी ग्रैंडमा की विश भी पूरी करना चाहता हूँ, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तभी एनी तो बहुत ही शाय हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर चलो। फिर ये लोग जब साथ में जाने लगते हैं तो बाई को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और ये सोचती है कि लड़की कैसे मैन को सेड्यूस करती रहती है। फिर हम देखते हैं कि शियन एनी को लेकर घर के बाहर पहुंचता है और कहता है कि मेरी ग्रैंडमा थोड़ी बीमार है तो उनको तुम अपनी ग्रैंडमा की तरह ही ट्रीट करना और उनके सामने अच्छे से एक्ट करना। एनी कहती है कि फिक्र मत करो। ये दोनों ही घर आ जाते हैं और ग्रैंडमा को तो एनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और एनी भी उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती है। और फिर ग्रैंडमा एनी को रेड एनवलप देती है और कहती है कि उसके अंदर 1 बिलियन है और वो उसके और बेबी के लिए। एनी कहती है कि मैं ये इतने सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें मैं और भी दूंगी। फिर यहाँ पर शियन के मॉम डैड भी एनी को रेड एनवलप देने लगते हैं और कहते हैं कि आफ्टर ऑल तुम हमारी डॉटर इन लो, तो हमारी तरफ से ये भी एक्सेप्ट करो। एनी ले लेती है और सोचती है कि शायद ग्रैंडमा को दिखाने के लिए और खुश करने के लिए ये सब एक्ट है, तो फिर मुझे भी अच्छे से एक्टिंग करनी है। और फिर शियन की मॉम तो एनी को एक जेड ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और फिर उसे पता लगता है कि ये फैमिली का हेirloom है, तो ये काफ़ी शौक होती है कि मैं ये कैसे ले सकती हूँ, ये तो कितना महंगा होगा। तभी यहाँ शियन के घर पे उसके कोई अंकल आए होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि उसकी आंटी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो ना एक फेमस डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं जो कि उनकी आंटी का ट्रीटमेंट कर सकती है, लेकिन वो डॉक्टर को ऐसे ही नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो शियन से कहते हैं कि वो जो अपनी पार्टी रखने वाला है इसमें वो डॉक्टर को इनवाइट करे। शियन कहता है कि अंकल मैं ट्राई कर सकता हूँ लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ कि वो डॉक्टर मानेगी कि नहीं। फिर इसके बाद एनी और शियन घर जाने के लिए निकलते हैं और एनी शियन को सारे एनवलप देने लग जाती है। तो कहता है कि ये सब मेरे मॉम डैड और ग्रैंडमा ने तुम्हें दिए। तो फिर ये उसे उसका वही जेड ब्रेसलेट देने लगती है जो उसकी मॉम ने दी थी और कहती है कि ये तो हेirloom है ना, ये तो तुम ही रखो। तो भी ये नहीं लेता और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मेरी फैमिली ने तुम्हें अप्रूव करे। एनी कहती है कि किस बात के लिए अप्रूव, देखो मैं कोई तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। तो फिर शियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एनी तो सोच रही होती है कि उसे तो बाई से शादी करनी है तो वो यहाँ पर उसे ऐसी बात क्यों कर रहा है। फिर एनी यहाँ से चली जाती है और शियन इसी बात से और गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि विक्टिम तो मैं हूँ और इसने उल्टा मेरे यूज़ करके गई है और यहाँ मुझे ही एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि एनी अपनी कंपनी गई होती है और तभी इसे अपने उसी एम्प्लॉय की कॉल आती है और ये बताता है मिस्टर शियन ने हमें कांटेक्ट किया कि उन्हें किसी का ट्रीटमेंट करवाना है तो वो आपको पार्टी में बुला रहे हैं। एनी कहती है कि उन्हें हाँ बोल दो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब पार्टी वाला दिन आता है तो एनी यहाँ पर अपनी जब आइडेंटिटी एक्सपोज करती है और बताती है कि वही वो टैलेंटेड हैकर है जिससे वो मिलना चाहता था। तो फिर भाई तो ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाती है कि इसने तो इसे यहाँ पर बुला ली और फिर शियन बहुत ही खुश होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ एनी को साथ लेकर बाहर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। एनी कहती है कि ये सीक्रेट मैंने सभी से छुपा के रखी थी तो मैं तुम्हें क्यों बताती। शियन कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं हूँ। एनी कहती है कि हो ना, तुम मेरे बच्चे के डैड हो। तो फिर कहता है कि तो फिर क्या तुम्हें ये याद है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में कैसे आया था। एनी कहती है कि मुझे एक्चुअल में मेरी स्टेप मॉम ने ड्रग दे दी थी और मेरे पास एंटीडोट लेने का टाइम नहीं था तो मैंने तुम्हें ये एंटीडोट के तौर पे यूज़ करी। तो फिर कहता है
कि तुमने मुझे एंटीडोट समझी थी ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पे भी करना चाहिए? एनी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो शियन उससे 1 नाइट के लिए पूछता है। एनी फिर मान जाती है और शियन के साथ जब वो यहाँ रूम में होती है तो वो बहुत ही नर्वस हो रही होती है। तभी यहाँ शियन कहता है कि ऐसे नहीं चल सकता, तुम्हें भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो फिर एनी उससे खुद ही किस करती है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो शियन से कहती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो शियन नील डाउन होकर उसे कहने लगता है कि मेरा फेस ठीक से देखो, तुम्हें इतना रिच और इतना हैंडसम मैन कहीं और नहीं मिलेगा, तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? और देखो अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मान नहीं रही होती है और वो यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि एनी ने शियन के अंकल की वाइफ का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मानी थी, तो वहाँ पर वो अपना फेस ढक कर जाती है और उसकी आंटी का ट्रीटमेंट करती है। पर फिर यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी फिर से रिवील हो जाती है और शियन ये जानकर बहुत ही खुश होता है कि उसकी वाइफ तो कितनी ज़्यादा एक्सीलेंट है। फिर वो धीरे धीरे एनी को मना ही लेता है और दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और एनी और शियन की एक क्यूट बेबी गर्ल भी आ जाती है और दोनों यहाँ साथ में उन दोनों को कंपनी लाए होते हैं और दोनों बच्चे एनी की तरह बहुत ही स्मार्ट होते हैं। और ये जानकर शियन और भी ज़्यादा खुश होता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।